यार आप सब ने अपने सैंपल पेपर में लास्ट के 2 क्वेश्चंस तो देखे ही देखे होंगे और आप सब ने इन क्वेश्चंस पे वीडियो भी देखी होगी कि भैया ये कैसे आपको सॉल्व करने चाहिए। इन क्वेश्चंस को पैरेलल क्वेश्चंस का टैग देना और इन पे वीडियो बनाना मैं ऑलरेडी कुछ साल पहले कर चुकी हूँ। आज थोड़ा सा इस बात को समझते हैं कि आखिरकार अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो सिर्फ पैरेलल क्वेश्चंस नहीं है, आपको केवल 2 चीजों में पैरेलल ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला जा रहा, आपका इंटरप्रिटेशन, आपका एनालिसिस, आपका अंडरस्टैंडिंग सब टेस्ट किया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे आंसर करें। सो हाउ टू आंसर 5 मार्क लिटरेचर क्वेश्चंस लाइक अ प्रो। बिकॉज ये जो क्वेश्चंस है दे आर नो लॉन्गर सिमिलर टू प्रीवियस पेपर्स, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को उठा के देखोगे आपको 2 चैप्टर्स एक साथ भी पूछे जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चैप्टर का नैरेटिव स्टाइल उठाकर पूछ लिया जा रहा है, तो बेसिकली कुछ भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट यही आएगा। एंड लेट मी टेल यू कि ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने पैरेलल क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट होकर जाओगे। हो सकता है कि आपको पैरेलल दिया जाए 2 चैप्टर्स के बीच में, 2 पोएम्स के बीच में, 2 कैरेक्टर्स के बीच में, थीम के बीच में, और फिर आपको कहा जाए कि समरी बना दीजिए इसकी एक, आपको कहा जाए कि स्पीच लिख दीजिए, ब्लॉग बना दीजिए, डायरी एंट्री बना दीजिए, डायलॉग्स बना दीजिए, कॉन्वर्जेशंस बना दीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बट क्या होता है ना, जब आपको पता लग जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, तो किस स्टाइल में लिखना है वो आसान हो जाता है। आप सबको पता है कि स्पीच कैसे लिखी जाती है, आपको पता है डायरी एंट्री कैसे लिखी जाती है, बीते कुछ सालों में आप इंग्लिश में ये सब कर चुकी हो। तो आप इसको देख के घबराइएगा मत कि यार वो शिट मेरे से क्या पूछ लिया गया, मेरे से तो डायरी एंट्री पूछ लिया और अब मैं क्या करूं। क्या होता है ना, आपको पता है कि डायरी एंट्री पूछिए, आपको आती है डायरी एंट्री, पर आप जब उसे ऐसे सेटअप में देखते हो तो आप घबरा जाते हो। तो एक बार अगर आप 2 क्वेश्चंस जो मिलकर आ रहे हैं, या फिर एक सिंगुलरली नैरेटिव स्टाइल का एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो उसे एक बार आंसर करना सीख जाओगे तो चाहे वो किसी भी स्टाइल में पूछा जाए आपके लिए आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा उसे आंसर करना, है ना। तो देखो वो कैसे करते हैं। Divide the entire answer into 3 parts. बेसिक सा है, इंट्रोडक्शन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, एनालिसिस और कंक्लूजन में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। नाउ इंट्रोडक्शन के अंदर टेक्स्ट मेंशन करेंगे, कैरेक्टर्स मेंशन करेंगे, थीम्स मेंशन करेंगे जो कि मुझे क्वेश्चन में पूछे गए। तो क्वेश्चन के अंदर जो भी है, मान लीजिए मल्टीपल चैप्टर्स के कैरेक्टर्स हैं, मल्टीपल चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स हैं, 2 थीम्स हैं, कुछ भी पूछा गया है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर मैं उन्हें मेंशन करूंगी। नाउ स्टेट द मेन आर्ग्यूमेंट। यहां पे आपका मेन आर्ग्यूमेंट जो है वो होना चाहिए, क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका मैं कह सकती हूँ पहला इंप्रेशन। सो एग्जाम्पल के तौर पे इंडिगो और रोड साइड स्टैंड में मिक्स्ड क्वेश्चन आया, तो यू कैन स्टार्ट विद both Indigo by Louis Fisher and Roadside Stand by Robert Frost highlight the exploitation of rural communities by powerful systems, while Gandhi exposes the oppression of indigo farmers by British planters. Frost portrays the neglect and economic suffering of poor roadside vendors. ठीक है क्या? अच्छा, अब जब आपने ये इंट्रोडक्शन दे दिया तो अब आता है आपका मेन बॉडी, आपका एनालिसिस, जहां पे आपको एक्चुअली टेस्ट किया जाएगा। बिकॉज अब इंग्लिश रटने का गेम नहीं रहा है। यू कैन नो लॉन्गर जस्ट मग अप। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बस फटाफट से थोड़ा सा मगअप कर लेता हूं, रट लेता हूं समरी को, पूछे कुछ भी आंसर मेरा यही होगा। यू कैन नो लॉन्गर डू दैट। ठीक है, तो आपका एनालिसिस और बॉडी में आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू डिवाइड द बॉडी इनटू क्लियर कंपैरिजन पॉइंट्स। पहला पॉइंट आप देखोगे, अच्छा कैसे डिवाइड करोगे। आई थिंक मेरा कैमरा जो है वो बीच बीच में नाराज हो जाता है, बट डोंट वरी, इट विल कम बैक। आजा आजा कैमरा आजा। एनालिसिस और बॉडी की बात कर रहे हैं हम। कैमरा लौट के आ रहा है, आ गया और वापस चला गया।
सो हम क्या करेंगे, एनालिसिस, और या फिर बॉडी के अंदर पूरी बॉडी को क्लियर कंपैरिजन पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। पहले पॉइंट लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल देंगे और फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है वो है कि भैया दोनों के बीच में कैसा एक्सप्लॉइटेशन था। अब मुझे कॉमन ग्राउंड जो मिल गया, मुझे कॉमन ग्राउंड मिल गया और मेरा कॉमन ग्राउंड है एक्सप्लॉइटेशन। तो अब मुझे जवाब देना है कि नेचर ऑफ एक्सप्लॉइटेशन क्या था। तो फॉर एग्जांपल इंडिगो में मेरा नेचर ऑफ एक्सप्लॉइटेशन था कि भाई ब्रिटिश प्लांटर्स फोर्स्ड फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो, एंड रोड साइड स्टैंड में पुअर विलेजर्स एक्सप्लॉइटेड बाय अर्बन इकोनॉमी। तो अब मैं क्या करूंगी, पॉइंट नंबर 2 के अंदर इंपैक्ट बताऊंगी विलेजर्स पे। भैया विलेजर्स पे क्या इंपैक्ट हुआ, इकोनॉमिक सफरिंग हुई, लैक ऑफ जस्टिस और रिकॉग्निशन, है ना। और पॉइंट नंबर 3 पे मैं ऑथर का मैसेज देने की कोशिश करूंगी थ्रू दिस। जैसे मैंने बता दिया, गांधी ब्रिंग्स जस्टिस थ्रू रेजिस्टेंस, फ्रॉस्ट एक्सप्रेसेस सिंपैथी एंड सोशल क्रिटिसिज्म। बच्चों यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिल्कुल भी एनसीईआरटी का उल्टी नहीं चाहता है सीबीएसई। सीबीएसई कतई ये नहीं चाहता है कि आप जाएं और एनसीईआरटी जो आप रट के गए हैं वो आप वैसे के वैसे उगल दें। वो इंटरप्रिटेशन चाहते हैं, ऑफ कोर्स वो टेक्सचुअल एविडेंस चाहते हैं कि भैया आप थोड़ा टेक्सचुअल एविडेंस भी दें अपनी बात के साथ, बट दैट डजंट मीन कि वो ये चाहते हैं कि आओ बेटा पूरी की पूरी समरी लिख दो और चले जाओ। तो अगर आपको पहले आपने कॉमन ग्राउंड बता दिया है तो कॉमन ग्राउंड के बाद अब आपको पॉइंट्स कैसे लिखने पड़ेंगे, हर एक पॉइंट के बाद में आप एक एग्जाम्पल सेट करें, आप एक एक्सप्लेनेशन दें उस पॉइंट का, तब जाके आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग बॉडी बनेगा। आपने सबसे पहले बता दिया कॉमन ग्राउंड क्या है, तो अब दोनों में डिफरेंस करके बता दो कैसा था दोनों का नेचर ऑफ एक्सप्लॉइटेशन फॉर एग्जांपल। तो दोनों का डिफरेंस आपने बता दिया पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपने अपने कैरेक्टर पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ा वो बता दिया। पॉइंट नंबर 3 में फॉर एग्जाम्पल ऑथर का क्या मैसेज जा रहा है, आपका क्या इंटरप्रिटेशन है, कैरेक्टर कैसा दिख रहा है, ये आपने यहां पर बता दिया। ठीक है, ऐसे में जो आपको टीचर्स कहते हैं कि बच्चों अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया करो, ये वो पैराग्राफ है जहां पे सबसे ज्यादा कीवर्ड्स देखे जाएंगे। ये वो पैराग्राफ है जहां पर ये देखा जाएगा कि भैया आपने अपने चैप्टर को अपने देखो, आपको यू हैव टू हैव अ बैलेंस। आप पूरा अपने मन से नहीं लिख सकते हो, मन गढ़ंत नहीं बना सकते हो, और पूरा एनसीईआरटी नहीं चिपका सकते हो। आपको इंटरप्रिटेशन के साथ टेक्सचुअल एविडेंस डालना है। तो जब आप इंटरप्रिटेशन अपनी लिखते हो, आपको क्या लगता है वो आप लिखते हो, तो उसके साथ में आपको टेक्सचुअल एविडेंस डालना है। एंड आई एम श्योर कि आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद नहीं होगी, तो आपको जो वर्ड्स एनसीईआरटी के याद होंगे ना, उनकी मदद से आप टेक्सचुअल एविडेंस देंगे, और वही आपके कीवर्ड्स होते हैं, वही आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ऐसे वर्ड्स जो आपने एनसीईआरटी से पिक किए हैं, ऐसे वर्ड्स जो आप अपने एक्सप्लेनेशन में यूज कर सकते हो एनसीईआरटी को सामने कोट करने के लिए, क्योंकि आई एम श्योर कि वर्ड बाय वर्ड किसी को भी याद नहीं रह सकता इतने प्रेशर के अंदर। हालांकि अगर आपने मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी पढ़ी है और आपको कुछ कुछ ग्लिम्स भी है एनसीईआरटी का, ट्राई राइटिंग इन कोटेशन, ट्राई करो। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नंबर कट जाएंगे, है ना। कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, चंपारण मूवमेंट, रूरल पॉवर्टी, अर्बन एपिथी, इस तरीके के वर्ड्स को यूज करो जो आप एक्सप्लेनेशन में सुनते हो, ऐसे वर्ड्स जो आप एनसीईआरटी में देखते हो। क्योंकि सुनने के नंबर नहीं है भैया कि बस शिप्रा मैम की क्लास में बैठे थे सब कुछ सुन लिया नंबर दे दो, उन वर्ड्स को सुन के लिखने के नंबर है। फिर आता है आपका कंक्लूजन। अब बच्चों जो कंक्लूजन है उसके अंदर आपसे एक ही चीज एक्सपेक्ट की जा रही है, और वो है कि आप थियोमेटिक इंसाइट या मैसेज के साथ कंक्लूड कर दीजिए। आप कोई आर्टिकल का कंक्लूजन बना लीजिए, स्पीच का कंक्लूजन बना लीजिए, आप किसी भी मतलब इंग्लिश में किसी भी चीज का कंक्लूजन बना लीजिए। कंक्लूजन इज निष्कर्ष। आपने जो भी समझाया, मैं एक दूसरे सब्जेक्ट की टीचर हूं, आपने जो भी समझाया मुझे यार उसका कंक्लूजन दे दो, मेरे को उसका निष्कर्ष दे दो, मेरे को जानना ही नहीं है बाकी सारी चीजें। मैं पॉइंट ए से आपके साथ में हूं, अब मैं कंक्लूजन पे आना चाहती हूं, मुझे बता दो अब क्या। तो एक जो आपका मेन थीम है, आपका जो मेन मैसेज है जो आप ड्रॉ कर रहे हो आपके चैप्टर से, जो भी आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है, उस मेन थीम को या मैसेज को आप फाइनल पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दोगे। कैसे? जैसे कि ये देखो, thus both texts reveal how marginalized communities suffer under unequal systems. Through different contexts, the authors highlight the urgent need for social injustice and empathy towards the rural poor.
इसी को मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, अगर आपने इस चैनल पे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो इसी चीज को मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर सैंडविच मेथड बोला है। स्टार्ट विथ सिमिलैरिटीज, दोनों चैप्टर्स को, कैरेक्टर्स को, थीम को सबसे ऊपर रखो। स्टार्ट विथ सिमिलैरिटीज, डिस्कस और एनालाइज द डिफरेंसेस इन बॉडी एंड देन एंड विथ सिमिलैरिटी, क्योंकि उनके बीच में थियमेटिक या मैसेज या किसी भी तरीके की सिमिलैरिटी होगी, कंक्लूजन में वो सिमिलैरिटी आनी चाहिए। दैट्स हाउ यू काइंड ऑफ प्रिपेयर अ फ्लो थ्रू आउट द आंसर। अब यार कुछ टिप्स है जो आपको ध्यान रखनी है। डू नॉट रीटेल द चैप्टर। पूरा चैप्टर अगर आप वापस लिखने लग गए ना, पूरा चैप्टर सुनाने लग गए, आपकी वर्ड लिमिट चली जाएगी, टाइम चला जाएगा, नंबर चले जाएंगे। एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा सीबीएसई कि भैया आओ मुझे पूरा चैप्टर बताओ, नहीं बताओ गांधी वेंट टू चंपारण एंड मेट फार्मर, नहीं भैया, चाहता ही नहीं है आपको सीबीएसई कि आप मुझे पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे उल्टी करके दे दो। सीबीएसई चाहता है भैया मुझे एनालिसिस दे दो, मेरे को लिटरेरी इंटरप्रिटेशन दे दो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बता दो। तो वैसे ही आंसर लिखो जैसे कि आप एकेडमिक पेपर के लिए लिख रहे हो, जैसे शायद बायो में लिखते हो, आपके बिजनेस स्टडीज में लिखते हो, पॉलिटिकल साइंस में लिखते हो। आई नो ये लैंग्वेज है, इसी वजह से इसको लिखने का तरीका अलग होना चाहिए, बट इसके लिए जो माइंडसेट चाहिए वो एकेडमिक वाला चाहिए। आप जैसे ये देखते हो कि अरे इंग्लिश तो लैंग्वेज है, तो आप एक कॉन्वर्सेशनल टोन में आ जाते हो, नेक्स्ट आपके अंदर का ऑथर जाग पड़ता है कि ले भाई मैं बताऊंगा इसे तो कि ये क्या है चैप्टर में। आपसे हमें चैप्टर पूरा का पूरा री रिटन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि आपको उसको पढ़ के क्या समझ में आया, आप वो बताओ। सो आप ऐसे लिखोगे, द टेक्स्ट एक्सपोजेस द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चंपारण फार्मर्स थ्रू द ऑप्रेसिव इंडिगो सिस्टम। भैया कम टू द पॉइंट, पनवेल निकलना है, लेट हो रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज थियमेटिक वोकैबुलरी। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी इंटायर चैप्टर्स की वोकैबुलरी याद नहीं रहती, तो भगवान के लिए आप कुछ जो चैप्टर्स हैं, जो मेन चैप्टर्स हैं, उनके मेन थीम के वर्ड्स याद कर लीजिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें कहीं ना कुछ थीम से रिलेटेड आ ही जाता है, ठीक है। मैं इनफैक्ट आपके लिए एक वोकैबुलरी की क्लास भी लगा दूंगी जिसके अंदर मैं पूरी वोकैबुलरी डिस्कस कर लूंगी, जस्ट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि वो वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ तो फीड हो, राइट। तो आप इस तरीके के वर्ड्स अगर लिखते हो जैसे एक्सप्लॉयटेशन इन पर्टिकुलर चैप्टर से, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मॉरल डिलेमा, सटायर, आयरनी, एस्पिरेशन वर्सेस रियलिटी, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, इस तरीके के वर्ड्स ये दिखाते हैं दैट यू अंडरस्टैंड लैंग्वेज वेरी वेल। And the whole point of testing you on language is कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप क्या इस भाषा को समझते हैं। इस भाषा के अंदर अगर किसी ने किसी तरीके का टॉन्ट मारा है, समझ में आया, आयरनी है, समझ में आ रही है, हाँ समझ में आ रहा है कि किस टोन में बात हो रही है, समझ में आ रहा है कि क्या इंटरप्रिटेशन है, पोएट किसी चीज को देखकर क्या सोच रहा है, तो वो देखा जाता है। ऑलवेज इंक्लूड बोथ टेक्स्ट इन कंपैरिजन क्वेश्चन। नंबर कट जाएंगे अगर एक ही चैप्टर पे लिखते गए, यहाँ पे मैथ्स वाला हिसाब नहीं है। देयर आर नो मार्क्स फॉर स्टेप्स, आपके स्टेप्स के कोई नंबर नहीं है भैया, पूरा आंसर दिखेगा तो नंबर मिलेंगे। इंग्लिश में ये भी है कि 0 आपको कहीं नहीं मिलेगा until और unless आपका क्वेश्चन एक वर्ड का क्वेश्चन है and there is only one correct answer, which is I don't know, it's not possible only in English because बहुत सब्जेक्टिव है, ये लैंग्वेज है ना, तो बहुत इंटरप्रिटेशन बेस्ड है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात नहीं कर रही, बट अगर लिटरेचर की बात हम करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज का सिर्फ एक ही आंसर है। तो 0 मिलने के चांस बहुत कम है, बट आधे अधूरे में फुल नंबर एक्सपेक्ट मत करना। अगर आपको दोनों चैप्टर्स पे या पोएम्स पे या कोई प्ले या कैरेक्टर्स या थीम पे क्वेश्चन पूछा गया है, मेक श्योर दैट यू टॉक अबाउट बोथ। ऑल्सो कीप द वर्ड लिमिट इन माइंड। भैया आपको 150 टच नहीं करना है, 150 जो है वो आपकी अपर लिमिट है कि भैया इसके अंदर अंदर लिख दो, तो आप 110 से 130 वर्ड्स में अपना आंसर जो है वो बना सकते हो, ठीक है।
अब यूनिवर्सल टेम्पलेट क्या हो गया, किसी भी 5 नंबर का क्वेश्चन आए यूनिवर्सली क्या यूज करूंगी, इंट्रोडक्शन में शुरू करूंगी बोथ डैश एंड डैश एक्सप्लोर द थीम ऑफ थीम बता दूंगी। पॉइंट नंबर 1 इन डैश द ऑथर शोज डैश थ्रू डैश। पॉइंट नंबर 2 सिमिलरली हाउएवर इन, फिर अगला चैप्टर का बता दूंगी। दिस हाईलाइट्स, दोनों का कंक्लूजन दे दूंगी रफ सा। फाइनल कंक्लूजन में देयरफॉर बोथ टेक्स्ट एम्फसाइज डैश एंड कन्वे द मैसेज दैट। टेक्स्ट है तो टेक्स्ट आ जाएगा, थीम है तो थीम आ जाएगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर आ जाएगा, बात खत्म। अब देखो अगर रैट ट्रैप और सॉरी इंडिगो और रोड साइड स्टैंड की बात हो रही है तो कुछ ऐसा आंसर आप बना सकते हो जैसे कि both Indigo by Louis Fisher and Roadside Stand by Robert Frost highlight the exploitation of rural communities. In Indigo, British planters forced Champaran farmers to cultivate indigo under unfair conditions and depriving them of economic freedom. Gandhiji's intervention exposed this injustice and empowered the peasants. Similarly, the roadside stand in the roadside stand, Frost portrays poor villagers who set up a stall hoping to earn money from passing motorists but remain ignored by the urban population. Their dreams of financial relief are constantly shattered. While Gandhi brings hope through resistance, Frost expresses deep sympathy for the neglected villagers. Thus, both works reveal the suffering of marginalized communities and emphasize the need for social awareness and justice. इस तरीके से आपका आंसर क्रिएट होगा। अब जब आपने ये आंसर देख लिया है, टेम्पलेट आपको क्लियर है, कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है आपको क्लियर है, कैसा आपका आंसर फ्लो करेगा आपको क्लियर है, तो अब इसके अंदर वर्ड्स कहाँ से आएंगे, इसके अंदर वर्ड्स आएंगे आपकी टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग से। सबसे पहले टेक्स्ट को समझना शुरू करो, दूसरा आपकी वोकैबुलरी से एनसीईआरटी की वोकैब जरूर देख लो, और तीसरा प्री रिटन आंसर्स को रीड करो ताकि इंस्पिरेशन मिल जाए, तुम बेहतरीन से बेहतरीन आंसर्स लिख पाओगे। ठीक है, और अगर इन तीनों को ही मास्टर करना है तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। और अगर सोच रहे हो कि अरे वाह क्या कमाल की सीबीएसई इंग्लिश एजुकेटर मेरे हाथ लगी है, वाह क्या कमाल की वीडियो मैंने देखी है, यार मेरे को पता है मैं अपने मुंह में मिट्टू हो रही हूँ, बट मैं तो आप ही के थॉट्स रिपीट कर रही हूँ, और सोच रहे हो कि अरे यार 12th ऑफ मार्च के बाद मैम के साथ कैसे पढ़ाई होगी, डोंट वरी, मैं CUET भी पढ़ाती हूँ, इस चैनल पे भी पढ़ाऊंगी, मेरा एक पेड बैच भी आता है जिसका नाम है रैंकर्स प्लस, और अभी वो बहुत ही कमाल के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। आपको इंग्लिश का रैंकर्स प्लस और GT का यानी GAT का रैंकर्स प्लस दोनों मिल रहे हैं एक कॉम्बो के अंदर, और वो कॉम्बो सिर्फ 999 का है, मतलब 3 एडुकेटर पढ़ाएंगे आपको, और वो भी 11th ऑफ मई यानी आपके पेपर लगने तक पढ़ाया जाएगा, लाइव पढ़ाया जाएगा, टेस्ट कवर किए जाएंगे, DPP कवर की जाएगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस कवर किए जाएंगे, सब कवर किया जाएगा रैंकर्स प्लस में। अल्टीमेट बैच है, अभी तक इसका हिस्सा नहीं बने हो तो फटाफट बन लो, क्योंकि 12th ऑफ मार्च के बाद में मैं इसकी री एंट्री करवा रही हूँ। दैट मीन्स जो बच्चे अभी तक नहीं आए थे बैच में उनके लिए डोज ओपन कर रही हूँ, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग रीडिंग एंड वोकैबुलरी। रीडिंग और वोकैबुलरी में शुरू करने वाली हूँ, वहां से मैं शुरू करने वाली हूँ, एंड इट्स गोइंग टू बी क्रेजी, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। अगर आपको अभी मजा आ रहा है तो CUET में तो बहुत मजा आने वाला है, बट तब तक के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, CUET को भी सब्सक्राइब कर लो, एंड देन हम लोग बैच में मिलेंगे 13 तारीख को। बट अभी जो है हम लोगों का फोकस रहेगा 12th मार्च का एग्जाम फोड़ने के लिए, एंड ये हुई है सिर्फ शुरुआत। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।